अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। 26वीं आईनी तरमीम, इस पर बहुत बात हो रही है। हर तरफ से अपने अपने अंदाज में लोग इसको, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इसको अप्रिशिएट कर रहा है। बहरहाल पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से, उसके दोनों ऐवानों ने इसको मंजूर किया है और सदर पाकिस्तान के दस्तखत सब्त होने के बाद ये इनफील्ड है। अब ये है कि ये प्रोमलगेट हो चुकी है, इसका नफाज हो चुका है और ये मुल्क के आइन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पहले भी तरामीम हुई, कुछ ऐसी तरामीम भी आई, गालिबन उनका वो पूरा वो कौन सी तरमीम थी जिसमें हाई कोर्ट के इख्तियारात बढ़ाए गए। और तरामीम की जब हम बात करते हैं तो 2/3 अक्सरियत का इसलिए एक तस्वर इसमें बुनियादी तौर पर यह दिया गया, रैशनल ये है कि ये एक आम रवश ना बन जाए कि हर आए रोज़ कोई जो वक्त के हुक्मरान है वो अपनी मेजॉरिटी के जोम में या इसमें कोई तरामीम करते रहे। लेकिन दुनिया भर में देखें हम, बाज़ औक़ात चूँकि वेस्टमिंस्टर और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बरतानिया का जो आइन है कहते हैं जी उसका बहुत सा हिस्सा, सारा नहीं है वैसे, अब चूँकि उसमें कोई चीज़ें लेटेस्ट आई हैं जो तहरीर भी कर दी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गैर तहरीर शुदा हिस्सा है उसका। और लेकिन उनकी रवायात इतनी मजबूत हैं कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का कोई तस्वर नहीं कर सकता। करते होंगे लेकिन एक आम रविश है कि नहीं करते। तो तरामीम वहाँ भी ये तस्वर है कि अगर पार्लियामेंट कह दे कि तमाम नीली आंखों वाले लोगों को रांदा दरगाह कर दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए या शायद मार दिया जाए, तो वो भी एक उसको लोग उभे करेंगे। तो यानी मकसद ये होता है कि चूँकि पार्लियामेंट जो है वो अवाम का एक नुमाइंदा सबसे बड़ा फोरम है, तो इसलिए पार्लियामेंट जो है वो मदर्स ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन बन जाती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। वैसे तो हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स का तस्वर है, वो है इसलिए कि कोई दूसरे के राइट्स में एनक्रोच ना करे। बहरहाल इन सारी बातों का अहाता हम करेंगे। आज हमारे साथ एक मौजूद तरीन शख्सियत मौजूद है, मेरी मुराद है जनाब राना नदीम साबर साहब से। आप हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। राना साहब हम आपको वेलकम करें। अच्छा राना साहब, एक बातें तो बहुत सी हैं, एकदम कोई नी जर्क किस्म का एक रद्दअमल दे देना वो भी कोई मेरा हाल एक माकूल अंदाज नहीं है जो हमारे यहाँ बन गया है। हत्ता कि मैं बहुत से बड़े बड़े वकला हजरात को भी देखता हूँ और उनमें भी वकला हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मेहरबान हैं, अजीज़ भी हैं, लेकिन वफादारियों के चक्कर में, तो वो मोहब्बतों के चक्कर में बाज़ का कानून को या आइन की इस तरह तशरीह कर देते हैं कि जैसे दूसरे को लगे। अभी 26वीं आईनी तरमीम के बाद कुछ लोग ख़ास तौर पे PTI के से वाबस्ता वकला जो हैं उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया ये तो अदलिया की आज़ादी पे कदगन है, वज़ीर आज़म का वो, यानी मैं लफ्ज़ उन्होंने अगर नहीं कहा तो मायना ये है कि वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस गुलाम होगा। तो मैं इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ कि वज़ीर आज़म का किस तरह गुलाम हो जाए। पहले तो एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें 2 अरकान वकला हैं, वो दोनों बैरिस्टर गौहर और दूसरे हैं उनके गालिबन सलमान अकरम राजा, शायद ये भी उसके रुकन है, वो कि उन्होंने सुना है कि बायकॉट किया। तो अगर जब कोई मशावरत से, और वो वहाँ भी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस की तैनाती होगी, तो फिर ये गिला तो नहीं बनता कि वो चीफ जस्टिस गुलाम होंगे। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस कभी गुलाम हुए नहीं, वैसे शायद किसी के हुए हों लेकिन सियासतदानों के नहीं हुए। असल में सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जो लोग कहते हैं कि ये कोई आइन पे हमला हो गया या कोई डेमोक्रेसी पे हमला हो गया, तो मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप मेरे साथ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें, ठीक है, उस जो अमेंडमेंट आई है उसको पढ़ लें। अगर वो अनडेमोक्रेटिक है तो उस पर बात की जा सकती है। ठीक है। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो गोल्डन रूल है वो है शेयरिंग ऑफ पावर का। इंस्टीट्यूशन बना दिए गए, लेजिस्लेशन है, उसके बाद आपकी जुडिशरी है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी एग्जेक्टिव्स जो हैं, तो ये भी एक तरह चेक एंड बैलेंस, ये चेक एंड बैलेंस है। ठीक है। डेमोक्रेसी की जो ब्यूटी है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, अगर हम ब्रिटिश में भी देखें तो वो यही है कि वहाँ चेक एंड बैलेंस है। और ये बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे यहाँ ये हुआ कि बहुत से इदारे या इदारों के सरबराह वो इदारे के रूप में मोनार्क बन गए, हाँ, बादशाह बन गए। और वो जो होता है कि
माय वर्ड इज लॉ, पावर, मेरा जो मुंह से निकला वो लफ्ज कानून है, वो कानून है। यानी इस तरह के बादशाह हाँ, बन गए। तो ये जो अनचैलेंज्ड जो बिहेवियर है कि आप किसी क्वेश्चन को बर्दाश्त नहीं करते। हम मुसलमान हैं, अगर हम डेमोक्रेसी से हटके भी उमर फारूक पे चले जाएं रजी अल्लाह ताला अन्हो, तो उन्होंने कहा कि जी अगर मैंने दो चादरें पहनी, एक आम मजदूर जाके चैलेंज कर सकता था बादशाह वक्त को, अमीर वक्त को। और तो ये तो बड़ा प्यारा निज़ाम आ गया कि आप अपनी पसंद के साथ। पहले क्या हो रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये समझता है कि मुझे फलां जज जो है वो सूटेबल रहेगा, जी जी, वो बेशक बाद में रहा या नहीं रहा। कितनी बदनसीबी है कि अगर हम ये समझ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ। वो पसंद नापसंद को उठा के वो पार्लियामेंट के सबॉर्डिनेट कर देना कि वो कमेटी उस पर जो है वो डिसाइड करे, तो ये तो बड़ा ही डेमोक्रेटिक एक्शन है। इसमें तो बल्कि वजीर आजम ने अपने पास उतना इख्तियार रखा ही नहीं। एक तरह वो तो उस 2/3 खसूसी पार्लियामेंट कमेटी जो है चीफ जस्टिस की तैनाती की, जी जी, एक तरह तो उसका मोहताज हो गया, बिल्कुल ऐसे उन पे वो डिपेंड कर रहा है। यानी वो एक तरह डाकखाना होगा कि उनकी जो आती है एडवाइस, जी जी, वो आगे वो सदर ममलकत को भिजवा दे, क्योंकि एक तरह सदर की तरह ये भी सेरेमोनियल ही होगा, सेरेमोनियल वज़ीर आज़म का यहाँ बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत बड़े, ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ, ये ब्रेक थ्रू है, बड़ा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। इससे पहले जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम में जो जी उन्होंने 58(2) भी दे दी, वो 58(2) भी उधर दे दी, फिर वो 58(2) भी कहीं और चली गई, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस भी हुई, वो हमने देखा, ठीक है। तो फिर उसी 58(2) भी को देखें पार्लियामेंट, वो तो कुछ हमारे अदालती जो जी 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 बिल्कुल ताले आज़मा थे बड़े, जी जी, उन्होंने वो ले ली, और उन्होंने वो बाय फोर्स ली, उसको बाय फोर्स इंप्लीमेंट किया, जी जी, ठीक है। तो इस बात को देखने के लिए, चूंकि पार्लियामेंट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट ओनली वन इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिकली अकाउंटेबल है। देखिए एग्जीक्यूटिव ने भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं जाना, डायरेक्ट तो ने भी नहीं जाना, ठीक है, तो मतलब हमारे दीगर इदारों ने भी नहीं जाना, दीगर इदारों ने भी नहीं जाना। जो जैसे भी करके रिटायर हो गया, खत्म हो गया, वो अपनी पेंशन एंजॉय कर रहा है, वो अपने मामला एंजॉय कर रहा है। तो जब पार्लियामेंट ने अकाउंटेबल होना है, उसने अगले इलेक्शन में जाना है, उसने लोगों को जवाब देना है, और फिर लोगों ने, अगर इन ब्रॉड सेंस भी देखें तो लोगों ने पार्लियामेंट को अपॉइंट किया है टू रन द बिजनेस ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो फिर ये पार्लियामेंट के पास ही पावर होनी चाहिए। जब सुप्रीम पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इंसाफ कैसे होना है और किस तरह करना। अच्छा, मैं बसद एहतराम सुप्रीम का लफ्ज जब कोर्ट के साथ आता है, वो तो जाहिर है हमारे लिए बहुत ज्यादा एक मर्तबा है उनका, और वो जाहिर इज्तिमाई दानिशगदा होता है सुप्रीम कोर्ट, और लोगों की तकदीरों के फैसले होते हैं वहां पे एपीलेट जुरिस्डिक्शन में से। लेकिन सुप्रीम अदालत तो फिर पार्लियामेंट ही है। हाँ देख, ये तो बड़ी एडमिटेड बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कंडक्ट ऐसा कुछ हमारे ताले आज़मा अदालती सिस्टम में थे जो इस नजरिए से नफरत करते थे। गालिब असल में अपने कंडक्ट से उन्होंने साबित किया। एंजॉय या अब्यूज ऑफ पावर है ना जी। जब कोई बंदा ये समझता है कि मुझे फलां बंदे के सामने या इंस्टीट्यूशन के सामने अकाउंटेबिलिटी देनी है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता जी। फिर वो कहता है कि मैं इसके ऊपर सुप्रीम हो जाऊं। देखिए, ये अगर सुप्रीम का लफ्ज़ हम देखते हैं तो सुप्रीम से मुराद बाय द जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इससे मुराद ये नहीं है कि वो ही सुप्रीम है। अगर ऐसी बात है तो फिर वो 17 जज है, उसको आप 27 कर दें, उसको आप 37 कर दें, और और पार्लियामेंट को फारिग कर दें। आपकी जो पॉलिटिकल रिनोन्ड पार्टीज हैं उनके प्रेसिडेंट्स को आप बुला लें या चेयरमैन को बुला लें, 15-20 वो हों, 15-20 ये हों, मुल्क चलता रहे। हमें क्या जरूरत है हम इतना एक्सपेंसिव इलेक्शन अफोर्ड करें, हम इतनी सैलरी अफोर्ड करें, मुगला को और चंद जजों को पूरा मुल्क दे दें और वो चलाते रहे। तो पाकिस्तान का इतना चलेगा बड़ा वो तो जिस तरह का वो चलेगा, वो फिर उन्हें आदत पड़ी है वो अज खुद क्वेश्चन नोटिस। और ये जो डेमोक्रेसी में है कि आप सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट ले जाते हैं, ये ग्रास रूट लेवल तक एक हॉकर भी है, एक मोची भी है, कॉबलर है, उसकी भी आवाज पार्लियामेंट तक तभी पहुंचेगी जब उसका नुमाइंदा वहां पे आजाद होगा। ठीक है। अगर आपने उसको ताले लगाए हुए हैं और ये बराए नाम रखा हुआ है कि जी इतनी मेजॉरिटी है फलां पार्टी की और फैसला सिर्फ उस पार्टी के पार्लिमानी सदर का या उसके चेयरमैन या सदर का ही चलना है, तो फिर उसका बाकी सारे एमएनएस को एमपीएस को फारिग कर दें। ये तो आपने मुझे याद करा दिया कि बाज़ औक़ात अगर कोई
इंतज़ामी कोई हुकूमत स्टेप उठाती है कोई, तो उसके लिए एक फ़ाइल चलती है, एक वज़ीर आला कहता है कि जी ये चीज़ हमने करनी है, तो वो चीफ सेक्रेटरी को कहता है, वो नीचे तक एक फ़ाइल चलती है, सेक्शन अफसर वो उसको इनिशिएट करता है, वो कवानीन की बुक्स रखता है सामने, तो वो कवानीन के एक्सपर्ट्स को भी बुलाता है कि जी ये काम इस तरह हो सकता है। मसलन कोई स्कीम आ जाती है जी लोगों को पैसा देना है, तो वो कहता है जी कानून कायदे के मुताबिक कैसे दे सकते हैं, वो फिर चलती है, उसमें बहुत सी डिबेट चलती है, फाइलों के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी लिख देता है ये कानून का जायजा लिया जाए फलां, फिर एक लॉ मिनिस्ट्री होती है, लॉ डिवीजन होती है विभाग में, और लॉ मिनिस्ट्री होती है, उसमें भी ज्यादातर बात जजेस रिटायर्ड होते हैं, लेकिन लॉ के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। इतनी वेटिंग के बाद, इतना कुछ होने के बाद अब जाता है, तो बाद बात हमने कई बड़े बड़े यार इंतजामी फैसले देखे हैं, एक ही जुम्बश कलम के साथ वो अदालतें उनको सेट असाइड करके वहाँ नीचे फेंक देती हैं। तो वही तो बात यही भी आ गई कि फिर ये वाकई इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतना बड़ा CSS का इम्तिहान, तो वहाँ भी वकील और जज बिठा दें आप। हाँ, इतने ज्यादा मशीनरी, इतने ज्यादा लोगों, तो वो इतने जाहिल होते हैं या लॉ से नाबल्द होते हैं या क्या, या फिर इतना तो बारीकी से जायजा नहीं ले सकते जितना कोई वकील, माहिर कानून या जज ले सकता है। इसी बात थोड़ी सी फ्रीडम तो होनी चाहिए ना एक्शन की। इसी बात की तो कुछ पाबंदियां अब जो 26 अमेंडमेंट है आई हैं, उसमें आई हैं, यानी इसमें जो जरूरत से ज्यादा बेजा मुदाखलत है, जी चलते हुए निजाम में रोकना, उसको रुकावट डालना, जैसे सुओ मोटो पे पाबंदी लगा के ये कहा गया कि जो उसके बिफोर एप्लीकेशन है वो उसके कंटेंट्स के बियॉन्ड सुओ मोटो नहीं कर सकते। तो ये इसी वजह से है। ये तो अच्छी बात हाँ, असल ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये था कि जज साहब को ख्वाब आया तो वो कहते यार इसका सुओ मोटो कर दें, तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में कोई आदमी सोया हुआ है, जाग रहा है, मरा हुआ है, उसको बुला लो। इसका मतलब है हमने तो असल में ये सिस्टम बना दिया कि एक शख्स वो किसी इदारे में भी बैठा है, वो अकले कुल है, और बाकी सब लोग मफलूज है, ना अहल है, इनकॉम्पिटेंट है, और वो एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ जो मर्जी तकदीर के फैसले कर देता है जी। तो ऐसा नहीं होता, ये ऐसा तो इंसान अकले कुल हो भी नहीं सकता। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को दूसरे के साथ एनक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी हमें ये लेसन देती है कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करे, उसको आप समझें, उसके जो भी कानून आया है या जो भी उसके प्रपोजल आया है, उसके प्रोस एंड कॉन्स इतने लोगों ने देखे हैं, तो आप उसको एक स्ट्रोक में 2 तारीखों में 4 तारीखों में उसको टर्न डाउन कर देते हैं, स्ट्रक आउट कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मनमानी के साथ फैसले कर लेना। और मेरा ख्याल इसलिए तो मैं कभी कभी एज ए ले मैन कह देता होता हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को एक बात पे बड़ी शिकायत है कि जहाँ पे ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो लोअर जुडिशरी जिसे हम कहते हैं उर्फे आम में, कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि बाज़ औक़ात हमने कभी सुना भी, ऐसे हो सकता है ये मैं गलत हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जजेस बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड ले जाते हैं और इसी इख्तियार का इस्तेमाल, बाज़ औक़ात वो समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ सही है तो उसको गलत कर देते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि 1 जज कोर्ट जो है ना वो सूट नहीं करती हमारे सिस्टम को, हमारे सिस्टम इसमें ज्यादतियां ज्यादा हुई हैं। मगर लोग कहते हैं जूरी आ जाए, लेकिन जूरी पता नहीं, जूरी में शायद एक्सपेंडिचर इतना इन्वॉल्व है कोई नहीं। लोग तो अपने अपने घरों से गाड़ियां लेके आ जाएंगे वहाँ। नहीं, असल ये है कि जहाँ भी जूरी है, जूरी को पे किया जाता है। अच्छा, पे किया, हाँ, वहाँ पे किया जाता है, ऑनरेरियम। हाँ जी, ज़ाहिर है तनख्वाहें तो नहीं बड़ी दी जा सकती, आपो से जो भी जैसे किराया आने जाने का टीएडीए टाइप दिया जाता है। और वो भी ज्यूरी जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड करती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड, लॉ तो फाइनली जज साहब ही करते हैं, जज साहब नहीं करना है। तो हमारी कंट्री तो इतना अफोर्ड ही नहीं करती। और फिर हमारे यहाँ तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो बेशक जितनी मर्जी सादगी का नारा लगा दे, उसके मिनिस्टर्स, उसके एडवाइजर की इतनी कसीर तादाद का बोझ हम पे होता है कि हमें ये समझ नहीं आती कि एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर 3-3 मिनिस्टर बैठे हैं, और फिर किसी को वजीर ममलिकत बना के उसको वहां पे बिठा दिया जाता है जिसके पास काम ही वजीर है ममलिकत का है। फिर मशीर को बिठा के तो उसको वजीर ममलिकत के बराबर पार्लिमानी सेक्रेटरी कर दिया जाता है। तो ये इतने सारे बर्डन हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे चल रहा है इसी में कोई इम्प्रूवमेंट, इसी में इम्प्रूवमेंट की जाए, और बल्कि इसको कम किया जाए। जब तक बोझ नहीं कम होगा तब तक हमारा ऊंट चल नहीं सकेगा। उस पे बोझ बहुत डाला हुआ है, हम उसको चारा कम दे रहे हैं, वजन बहुत उठाया हुआ है, इसीलिए तरक्की नहीं कर रहे।
ठीक है। हम पिछले 77-76 सालों से वहीं पे खड़े हैं, और अगर देखा जाए तो सॉरी ये कहना कि वहीं खड़े हैं, हम तो नेगेटिव गए हैं, नेगेटिव नीचे गए हैं, हमारा ग्राफ नीचे गया। जी 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 रिवर्स हुआ है। तो इसलिए इन चीजों को काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे साथ एक प्रोफेसर आए थे पॉलिटिकल साइंस के, अब बड़े पढ़े लिखे हैं। मैंने उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बात की जी, ये जो इख्तियारात की जो तकसीम है, वो कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स तो ये बनती नहीं, जैसे लोग कहते हैं अदलिया मुकन्नना और मैंने कहा जी कैसे? वो ने कहा जी कि जो पार्लियामेंट है वो खुद एग्जेक्टिव है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ही से काबीना फॉर्म होती है जी जी, और उसी में से एक प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है। जी जी ऐसे ही है। तो पार्लियामेंट और इंतजामिया अलहदा कैसे हुए, यानी उनके बकौल? नहीं, इसको थोड़ा मैं चाह रहा था लोगों को जरा। नहीं, इसमें असल मसला भी यही है कि अगर आप एक पार्लियामेंट अलहदा बनाएं और एक इंतजामिया अलहदा बनाएं तो वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है, अफोर्डेबल ही नहीं है, बल्कि मैनेजेबल भी नहीं है। हाँ, मैनेजेबल भी। इसका जो बेहतरीन आंसर है वो सेनेट है। अच्छा, सेनेट भी एक चेक है। सेनेट भी एक चेक है, बहुत बड़ा चेक है। वहां पे प्रोविंस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। वहां आप किसी के राइट को उस डिप्राइव नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो वो इसीलिए है आपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करते वक्त उसको पावर दी है कि आप मेरे लिए कानून साजी भी करें, आइन साजी भी करें और मेरे मुल्क को चलाएं भी। ठीक है, ये 3 चीजें आपने उसको दी है ना, तो उसने उन तीनों पे चलना है। अब एक्चुअल ये है कि अगर देखा जाए तो जो सेनेटर है, जो कौमी असम्बली है, ये पॉलिसी मेकर्स हैं। ठीक है, और जो गवर्नमेंट उसमें से एक्शन कर रही होती है वो तो स्टेट की जो सॉवरेनिटी है जी जी उसको यूज करती है उसको ना, एक्सरसाइज कर रही है। और वो भी कोई परमानेंट तो नहीं होता, इन हाउस चेंजिंग आती हैं, इलेक्शन आते हैं, वो चेंज होते हैं। तो वो एक फॉर्मेट है, उसको इसीलिए दिया गया। और ये अगर आप प्रेसिडेंट को देख लें, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसमें देखें तो उसमें थोड़ी सी सेपरेशन इसके अंदर है, मगर वहां वो जो प्रेसिडेंट को एडमिनिस्ट्रेशन उसके नीचे आती है, वहां पे थोड़ा सा है, मगर पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में नहीं है। बट अगर हम कंपैरेटिव देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। यानी अब भी हमारे यहाँ भी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब लोगों में शऊर आ जाता है, जब उनमें तरक्की आ जाती है, जब उनमें समझ आ जाती है, तो जो है जैसे ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, बहुत से ममालिक में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जी जी, यानी एक तरह फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल आसानी से तरमीम नहीं हो सकती। तो फ्लेक्सिबल कवानीन भी वहां चलते हैं जहां कौमों का शऊर, इदराक, तालीम उनकी बेहतर हो चुकी होती है। अभी तो हमने वो तरक्की के मनाज़िल ही तय नहीं किए। सही बात है, हम तो क्रॉलिंग करने के, बल्कि हम सोच की भी तरक्की नहीं पाई। नहीं हमने नहीं की। हमारे रवैयों में भी तरक्की या तरक्की का बेहतरी नहीं दिखाई। हाँ, अगर हम देखें तो हमारा जो पाकिस्तान बनने के बाद आज 2024 में हम आ गए, अगर कैलकुलेशन करें तो हमारे यहाँ मार्शल लॉ ज्यादा रहे। ठीक है, उस मार्शल लॉ की वजह से लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस की प्रैक्टिस वो जड़ नहीं पकड़ी उन्होंने, वो पौधा ही नहीं लग सका। आपको कॉन्स्टिट्यूशन 47 में पाकिस्तान बनता है तो 58 में जाके जी वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, आता है तो एब्रोगेट हो जाता है। 73 आता है तो वो 2 सालों में एब्रोगेट हो जाता है, 11 साल वो एब्रोगेटेड रहता है। तो हमारे लेकिन अदालतों ने उस वक्त तो बड़ा अजीब रोल प्ले किया। मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में नजरिया जरूरत आ गया। फिर बाद में जहां जहां भी कहीं किसी वक्त ये जो आप कह रहे हैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को कानून में, आइन में तरमीम की इजाजत दे दी गई। ये तो फिर इसका मतलब यही है ना कि वो मन की मौज पे जो अदालती फैसले हुए उस वजह से ये हुआ। वो बहुत देखें या फिर दबाव में हुए। दुनिया के अंदर नसीम हसन शाह कहते हैं कि हम दबाव में थे। जी ऐसे दुनिया के अंदर जिन कौमों ने तरक्की की वो सिर्फ वो कौमें थी जिन्होंने इंसाफ को कायम किया। ठीक है, अगर इंसाफ कायम हो जाए तो करप्शन कहीं नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। जहां इंसाफ के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी वहां मुआशरे में बहुत सी गैर इखलाकी, गैर कानूनी चीजें जड़ें भी पकड़ेंगी और वो मुतनावर दरख्त भी बनेंगे। सही बात। इसलिए आप जिस तरक्की याफ्ता मुआशरे को भी स्टडी करेंगे वो बैकएंड पे आपको उसका इंसाफ का निज़ाम ही नजर आएगा। अच्छा, ये हमारे यहाँ एक आम तस्वर यह है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो 26 आइनमी तरमीम में भी शायद
एक तो अभी तो हर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जिक्र हुआ ना जी। जी जी जी। बाकी अपॉइंटमेंट का भी बाकी कुछ में अपॉइंटमेंट आया? भी इसी तरह ही है, वो ही इसका schedule पैटर्न है। ले डाउन हाँ, किया है इन्होंने? बिल्कुल उन्होंने ले डाउन अच्छा। किया है। तो अगर आप आर्टिकल कंसल्ट करना चाहें तो जी जी, देखें। आर्टिकल अच्छा। 175A में उन्होंने लिया। अच्छा। उसके अंदर वही कमेटी की तरतीब होगी। इस जो अमेंडमेंट हुई है उसमें अपॉइंटमेंट पे भी उन्होंने बात की है, प्रोसीजर और रूल के ऊपर भी बात की है, और उसमें उन्होंने एक चीज ऐड कर दी कि अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस हैं, हाँ हाँ, पहले ये था कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं हो सकते थे। हाँ हाँ, अब ये उन्होंने नहीं, ये कहा- तो बड़ा अच्छा कदम हाँ, नहीं? अब उन्होंने कहा कि उसकी एलिवेशन होगी, क्योंकि वो- अच्छा जनाब, ये बात बड़ी उम्दा हो रही है, हमने ये करनी है, लेकिन एक ब्रेक पे जाना है जी। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखें जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना नदीम साबर, आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 26वीं आइनी तरमीम, जजेस की अपॉइंटमेंट और जो दीगर जो क्वेश्चंस हैं लोगों के जहनों में आइन के बारे में, कानून के बारे में, हम उनकी माहिराना राय ले रहे हैं और बहुत सी क्लैरिटी भी इसमें आ रही है। जनाब आप बात कर रहे थे ना अपॉइंटमेंट की, हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि पहले ये था जी। अमेंडमेंट से पहले कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस हैं, हाँ जी जी, वो एलिवेट नहीं हो सकते एज ए जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। यानी कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस नॉर्मली हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट से भी एलिवेट हो जाते थे, नहीं, वो यूं था कि या हाई उनका कोर्ट- कैडर ही डिफरेंट था? उनका कैडर वो डिफरेंट था। चूंकि उनका था कि मगर इस्लामियात हमारे में भी यहाँ तालीम हो। सरदार शमीम साहब की भी एक प्रेसिडेंट मौजूद है, ठीक है, कि हाँ। ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, हाँ। और फिर उनको उधर भेजा गया था। इससे ठीक है। पहले जस्टिस नसीम सिकंदर की एक मौजूद है जी, हमारे जी, पास जी। प्रेसिडेंट, जी, जी। कि उनको हाई कोर्ट से उधर भेजा गया। ठीक है। मगर ये है कि जैसे ही जस्टिस उधर ट्रांसफर होते हैं या उधर अपॉइंटमेंट होती है, वो कैडर चेंज हो जाता है, हाँ। और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, वो वहीं से रिटायर लेकिन उनकी एक एक्सपर्टीज भी होती है ना कि इस्लामियात में जी, जी, या जी, इस्लामिक जी, 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 जी। ज्यूरिस्प्रूडेंस में मगर अभी तक या फिका में उनकी शायद हाँ कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। मगर उसका कोई इतना प्रैक्टिकली प्रिजर्वेशन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ एक इशू ये होता है कि अगर दूसरा सीधे- मेरा उनका कोई वो स्वे नहीं हमने नजर आया उसका, कुछ नहीं, कुछ भी जिस नहीं तरह के कोर्ट का होता है। हुआ। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि क्योंकि मैंने भी एक मरतबा किसी एक पॉइंट पे शरीयत कोर्ट को वो इन्वोक करना चाहा, जी जी जी, तो मुझे फिर लॉयर हजरात ने कहा कि आपका पॉइंट तो सही है कि इस्लामिक व्यू से आप अपनी जगह सही हैं, तो लेकिन यह है कि इसका वो स्वे नहीं है अभी कोई। वो इसलिए नहीं था कि मुझे ये फेडरल कहना शरीयत नहीं चाहिए था, लेकिन जी, बहरहाल जी, जी, जी। जो हकीकत फेडरल है वो कह देनी शरीयत चाहिए। कोर्ट की अपील आ जाती है हाई कोर्ट में। अच्छा, उसकी अपील लाइज विद द हाई कोर्ट? हाँ जी, वो हो जाती नॉट थी। विद द सुप्रीम नहीं कोर्ट? नहीं, नोट वो Appellate bench- कुछ मैटर उधर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ इधर भी आ जाते हैं। ठीक है। वो एक लंबी है एक लिस्ट शरीयत है बेंच जिसको- भी है ना सुप्रीम हाँ, कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में उधर भी जाता है। अच्छा जी। मगर ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट गया तो सिंगल बेंच ने उसको ठीक जो है। है अपील एक्सेप्ट कर ली या उसको सेटिस्फाइड कर दिया, तो इसलिए उसमें हम ये कह सकते हैं कि लोगों का ना रुझान बना, ना हाँ जी। एफिकेसी आई, ना उधर इतनी ज्यादा हालांकि हमारे तो प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव में लिखा है जी 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 कि एनी लॉ रिपग्नेंट टू इस्लाम, जी 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 वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो यानी कि फेडरल शरीयत कोर्ट का ये लेवल था, सुपीरियॉरिटी तो होनी चाहिए ठीक सोलन। है। मैं तो कॉमन मैन की बात मगर कर रहा उन्होंने ये हूं कि आम superior- आदमी कहता है यार शरीयत कोर्ट तो सबसे ऊपर होना जी जी चाहिए। जी, मगर ये सुप्रीमेसी दे दी सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपेलेट बेंच को। ठीक है, वो ठीक है, सुप्रीमेसी वो उसके ठीक पास है, थी। ठीक है। अब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस हैं वो भी एलिवेट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। यहाँ एक जो हाँ, ये प्रॉब्लम हो थोड़ा- रही थी, हाँ। वो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब किसी जज को ये कहा जाता कि आप फेडरल शरीयत कोर्ट चले जाएं, तो वो एग्री नहीं करता एग्री था। नहीं करते थे, उसको हाँ। पता था कि मैं बस यहीं पर अब खत्म जिसे हो पंजाबी गया। में कहते हैं खुडे लाइन, खुडे लाइन लग गया। ठीक है जी, ये हकीकतें हमें बयान जी, करनी जी, चाहिए जी, जी, जी। ताकि लोगों को हाँ, पता चले। अब जब ये होगा कि ठीक है जी हाई कोर्ट से अगर फेडरल शरीयत कोर्ट जाएंगे, एलिवेशन तब भी मौजूद है, तो फिर वो और जाहिर है चीज़ कि बन आपको होप है प्रॉमिस नजर आती है देखिए, ना कोई भी आदमी अपने- काडर में। हाँ, अपने उस काडर में प्रमोशन हर इंसान promotion चाहता है, हर चाहता है। ये फितरी बात है। अब किसी भी डेड एंड पे कोई भी आदमी नहीं जी, जाना जाना चाहता कि चाहिए। उसका ठीक है, डेड एंड हो ठीक है जाए। आपने। तो इसलिए अब चूंकि ये चीज मौजूद है, उन्होंने उसका शेड्यूल भी वही बना दिया, उसकी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर भी वही रख दिया। और एक जो मजेदार ज्यादा किसने लीड किया इस बात को? कोई कहीं से ये आई थी, कोई अपील आई है कहीं, या वकला बरादरी ने किया? नहीं, ये असल में वकला बरादरी ने बहुत जोर लगाया। मेरा उन्हीं का ये सारा हाँ, क्रेडिट क्योंकि उन्हें देना पड़ेगा। तारर साहब जो हैं वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। अच्छा, और वो ये बावजूद आजम नज़ीर तारर। आजम नज़ीर हाँ, तारर हैं, साहब। practicing lawyer जी हैं। जी 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 जी। और मेरे बड़े अच्छे उनसे याद अल्लाह भी है, वो आते भी हैं, उनसे बात भी होती है, और हमारी कोशिश होती है कि जब भी उनसे सिटिंग हो
तो इस तरह उनके साथ जो इशू अच्छा, बातचीत तहम्मुल से करते हैं, बड़ी तहम्मुल से, मतलब जज्बात में नहीं आते। जी, नहीं, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी होता है ना, इंटेलेक्चुअल आदमी जो होता है वो हमेशा जज्बात में नहीं आता। बिल्कुल, वो इस तरह नहीं करता, यानी दलाइल से बात करते। जी, दलाइल से बात। अच्छा, लीड उन्होंने किया, उन्होंने लीड, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम। और इसके बाद एक और बड़ी बेहतरीन चीज सूद के मुतालिक, हाँ वो मुझे बताएं, क्योंकि एक जिक्र हुआ था, पता नहीं आपने मॉनिटर किया कि सेनेटर मुश्ताक जो है जमात इस्लामी के, जी, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि ये कहा गया कि अगर मुमकिन हुआ जी, तो हम 2028 से सूद का खात्मा कर दें। तो फिर इस पे मौलाना फजल रहमान ने बहुत ज्यादा यानी मेहनत की, बहुत ज्यादा परस्यू किया, बहुत ज्यादा, और उसमें ये बहाम दूर किया। हाँ, अब तो एक कमिटमेंट आ गई ना। हाँ, कमिटमेंट ये आ गई कि अगर अपील फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजन को असेल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, जी, और उसका डिसीजन 1 साल के अंदर, 12 मंथ का वर्ड लिखा है, 12 मंथ, नॉट ए ईयर, 12 मंथ। अच्छा, ठीक है भाई, फर्ज करें मार्च में अपील गई है तो वो फिर मार्च तक जाएगी, नहीं तो अगर साल को तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मंथ के अंदर अगर वो डिसाइड नहीं हुई तो वो फैसला ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया, क्योंकि आपको ये याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सूद के खिलाफ अपील फाइल की गई थी, तो उस गवर्नमेंट की तरफ से शायद कमिटमेंट आई थी कि 5 इयर्स में हम कर देंगे। जी, वो एक अंडरटेकिंग आई थी, मगर चूंकि वो उसके बाद हेयरिंग पे नहीं आया, फिजल आउट हो गई। हाँ जी, वो हेयरिंग पे नहीं आया। वो तो अगर कोई अंडरटेकिंग है तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुकी ना, उसकी तो बाद में हेयरिंग ही नहीं हुई, तो वो 92 से 2024 आ गया, वो अभी तक वहीं पेंडिंग पड़ी है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात आ गई, ठीक, जिसके लिए उसको 12 महीने की लिमिटेशन दे दी गई, उसी के अंदर डिसाइड होगा, वरना वो जो डिसीजन आया है वो सेम एज इन ऑल लेटर एंड स्पिरिट वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, आपको माशाल्लाह इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप करते हैं, स्टडी है। मेरे साथ एक दफ़ा फेडरल शरीयत कोर्ट के एक रिटायर्ड जज बैठे थे, PhD हैं इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, नाम मुझे उनका वैसे याद ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहूँगा, इत्तेफाक से मेरे एक अजीज़ के बड़े दोस्त थे, तो मेरा भी बहुत अदब करते थे, मैं भी। तो चूँकि हम जब तारफ़ हुआ तो बैठे, हम चाय पी रहे, तो मैं कहा डॉक्टर साहब एक बात करनी है, ये जो हमारे यहाँ आजकल इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम राइज है, ये आज से कोई 3-4 साल पहले की बात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि इट्स ए फ्रॉड। आई डोंट नो, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि लोगों के जहन में एक तो ये सवाल है, दूसरा कुछ हमें लोग बहुत ही गरीब लोग मिलते हैं, मसला क्लर्क रिटायर हुआ है, वो कहता है जी मेरे 5 लाख ग्रेचुइटी मिली, मैंने रख दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 70-75 साल की उम्र में, मैं अब कोई काम नहीं कर सकता, बिजनेस करूँ उसमें फ्रॉड है, तो यहाँ से मुझे कोई थोड़ा बहुत मार्कअप आता है, मैं अपने महीने की दवाई ले लेता हूँ। पता दोनों चीज़ों को पहले 1 बाय 1 आप एड्रेस। यूँ है कि पहले तो वो जो कहते हैं इस्लामी का सिस्टम है जी, हाँ, जो इस्लामी इस्लामी ये जो राइज आज, हाँ जी, वो टोटली फ्रॉड है। अच्छा, उन्होंने सही कहा फिर? बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, जैसे चंदे में रहा, मैंने फिर उनसे बहस ही नहीं की। हमारे यहाँ कुछ सरकारी इदारों में रिश्वत को मिठाई का नाम या बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज का वो नाम दे देते हैं, ठीक है, तो उस नाम देने से उसकी नेचर या उसकी वो बदल नहीं जाती, नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने वो देखा कि जब आप उसको कहते हैं कि जी हम रिबा के खिलाफ हैं, मगर हम मुदारबा कर रहे हैं, मुशारका कर रहे हैं, तो वो मुदारबा मुशारका के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है ना रिबा का, वो हम आयत नंबर 178 179 सूरह अल बकरा को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका बेसिक जो इसका विजडम है कि अगर आप पैसे के जोर पर इस तरह पैसा कमा रहे हैं कि उसके अंदर नुकसान का एहतमाल नहीं है, तो ये सूद है। अगर आपको लॉस एक्सपेक्टेड है और लॉस हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ, तो वो और बात है, ठीक है, मगर लॉस होने का अगर चांस उसमें होना चाहिए, अगर वो लॉस फ्री है तो वो सूद है। और हमारे यहाँ मुशारका मुदारबा या जो भी नाम दिए जाते हैं वो तो लॉस फ्री है, वो लॉस फ्री हैं, तो वो सूद के ही नाम इन्होंने बदल के तो उसको रखा है। ये बिल्कुल फेक बात है। हमारे यहाँ कोई भी निज़ाम बैंकारी का सूद के बगैर नहीं है, नहीं है, ठीक है। सऊदी अरब में आप देखते हैं। अच्छा, सऊदीया का क्या मॉडल है? वहां पर तो ये मार्कअप नहीं है ना।
ठीक है। वहां पर तो आप अमानत बैंक को देते हैं, बैंक उस पर कोई मार्कअप नहीं लेता, कोई लेबर नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं लेता। बैंक के जितने एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया दे रही है। ठीक है, यहां पर तो ये होता है कि आप इसको सेल परचेज कहते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में जो मनी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं वी आर सेलिंग मनी, वी आर सेलिंग मनी। हाँ, ठीक है, हम क्रेडिट बेचते हैं। जी 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 जी, ये वो कहते हैं, वो ये कहते हैं, तो वो इसको सेल परचेज का नाम देते हैं। आपसे जब परचेज करते हैं तो लोअर प्राइस पे करते हैं, वैसे जैसे एक परचून की दुकान वाला होलसेलर से लेता है या मार्केट में वो आता है और उसके बाद उसको हाई प्राइस पे वो सेल कर देते हैं। सही है। तो ये उसी बेस पे इसमें मैंने एक पूछना था, यूजरी और रिबा में क्या फर्क है, दूसरा और रिबा और सूद में क्या फर्क है, और हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है स्टॉक एक्सचेंज का, वो इस्लाम से कंपैटिबल है, इस्लामिक प्रिंसिपल? वो भी इस्लामिक नहीं है, उसमें भी फॉरवर्ड बाइंग और हाँ, वो फॉरवर्ड स्पेकुलेशन आ जाती है ना, फॉरवर्ड स्पेकुलेशन तो मना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, वो तो टोटली प्रोहिबिट है ना इस्लाम टोटली। जब तक आप किसी आर्टिकल नहीं, एक तो वो पेड अप कैपिटल रेज करते हैं बाय ऑफरिंग, जिसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पुराने जमाने में सब्सक्रिप्शन कहते थे कि जी हमने ये कंपनी फ्लोट किया, अवाम इसमें पैसा डाले। हाँ जी, इस हद तक तो शायद जायज है। नहीं, मगर उसमें ये है कि जो इस्लाम का निज़ाम स्टॉक से इनमें स्पेकुलेशन, हाँ, वो कहता है कि आपको पोजेशन लेना जरूरी है। अगर आप ये फोन कर रहे हैं और अगर आप हवा में नहीं, कोई हवा में नहीं होगा इसको देसी जुबान में, हाँ जी, कि हवा में कोई चीज नहीं कर सकते आप, कोई चीज आप लें या किसी से दें, उसको पोजेशन लें, उसके बाद उसको सेल करें। ठीक है, ये बड़ा नेचुरल कंसेप्ट है, नेचुरल कंसेप्ट है। इस्लाम के जितने कंसेप्ट है वो नेचुरल हैं, क्योंकि इस्लाम इसीलिए तो दीन फितरत है। फितरत है, ठीक है, तो वो वही एक तरीका जो मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी है, विदाउट कंसेप्ट ऑफ, उसी वजह से ये अफराते ज़र और ये सारी बीमारियां वजह से हो रही है, ओवर स्पेंडिंग, लग्जूरियस लाइफ, ऐसे ही ऐसे। और फिर वो चीजें हैं जो कैलकुलेट नहीं हो सकती, गवर्नमेंट उसको एसेस नहीं कर सकती कि कितना मनी सर्कल हो रही है और कितनी हमारी वर्थ है, वर्थ ही नहीं हम कैलकुलेट कर, वो नहीं हो सकती। अच्छा, जैसे आप कुछ लोग कहते हैं जी यूके में भी यूजरी की ममानत है, वो कैसे कहते हैं? नहीं, वो ये ऐसी बात, यूजरी और चीज है, रिबा और चीज है। देखें, अब हमने ना एक हमारे बात चलती है कि जी इतनी शराब की क्वांटिटी जायज़ है, ये इतने में नशा नहीं आता, इतनी ज़्यादा है, इतनी दवाई है, इतनी दवाई है। ये सिर्फ दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब। आप उसकी जितनी मर्जी शक्लें करते जाएं, जो चीज़ हराम है वो हराम ही रहेगी। उसको यूजरी का नाम दे, उसको रिबा का नाम दे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। और वहाँ पे सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह बढ़ाता है आपके हुस्न सलूक को। अगर आप किसी को कर्जा देंगे, कर्ज़े हसना देंगे, अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। और इसमें अहादीस के अंदर तो मजमून है कि सूद की लिमिट जो है वो 40 है। तो साहबा ने पूछा कि 40 से क्या मुराद? आपने फरमाया वो 40 दिन भी हो सकती है, वो 40 साल भी हो सकती है। जो सूद में इन्वॉल्व होगा वो 40 के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए बैंकिंग का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है अगर दुनियावी तौर पे देखा जाए। आपको चौथे दिन पता चलेगा फलाना बैंक सेल हो गया, फलाने ने खरीद लिया, फलाने ने दिवालिया हो गया। तो उसकी यही वजह ना कि सूद का निज़ाम है। इसको हम कंपैटिबल कैसे करेंगे बैनुल अक़वामी बैंकिंग से? देखिए, कहीं से हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रहे हैं, कहीं हम IMF से ले रहे हैं, ले रहे हैं। हमारा इस्लामी असूल अपनी जगह बैंकिंग बहुत मुकद्दम है, लेकिन हम ये इससे भी अभी निजात तो नहीं पा रहे। नहीं, निजात तो नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस ही जूस ने करवाया था। अच्छा, ठीक है, ये आप देख लें। हाँ, वो जूस तो का इंट्रोडक्शन, वो तो रॉथस्चाइल्ड और सारे ये जो दुनिया के, तो वो उस वजह से उसका यूजरी तो वहाँ वो जी वैसे कानूनन तो वहाँ भी उनके दीन में तो शायद, उनके मजहब में तो शायद हराम है। उनके मजहब में हराम है, मेरा अलाउ नहीं है, शायद अलाउ नहीं है, मगर उसकी कुछ लिमिटेड बेसिक बात यह है ना, तो रात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, वो तो सारी अमेंड कर दी गई। उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो इसीलिए तो फिर अल्लाह ताला ने इनहराफ किया, ठीक है। फिर कुरान को जो सूरह हजर की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ठीक है, 15 नंबर सूरह 9 नंबर आयत में वो इसीलिए इसकी हिफाजत की गई ना। और सूरह यासीन में कहा, सूरह यासीन में कहा बिमा उनज़िरा बाहुम फ़ाहुम गाफ़िलून, कि उनको डरा दो जिनको इनसे पहले नहीं डराया गया था।
तो ये इसी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट की है, वरना जितना भी आप उसे इब्राहिमी दीन कह लें, हाँ। या अल्लाह ताला का जितना भी दीन है आदम अलैहिस्सलाम से वो लेकर, दीन फितरत है, दीन फितरत है, और उसके अंदर सूद कभी भी किसी कौम का मेरा हाल इस तरह अलाउ ही नहीं हुआ। मेरा हाल इसमें एक और आंसर भी है कि वो जो इस्तेसाल का आंसर है, जी जी जी, कि जैसे यहाँ हमने देखा है कि कुछ वो कहना नहीं चाहिए किसी कम्युनिटी के बारे में बुरा, कि वो बकायदा हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है और वो देते हैं, और वो फिर जाके आपकी चूड़ियां घरों की औरतों की बिक जाती हैं, पता नहीं क्या। देखें ये जो और कई साल वो दे ही नहीं पाते। कुरा जो है, कुरा इसीलिए मना है ये कि जो जब बैलेट है, हाँ बैलेट है, जैसे हमारे बॉन्ड है, हाँ ये बॉन्ड हो गया, ये भी बैलेट है ना? ये भी बैलेट है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जी आप फलाने प्रोग्राम में आ जाए, 10 लोगों को उम्र की टिकट मिलेगी, फलां मिलेगी, ये भी नहीं लाओ, ये भी नहीं लाओ। उसकी वजह क्या है? अच्छा, इसके अंदर जिन लोगों के नाम निकल आते हैं, दूसरों की दिल आजारी होती है, हाँ ठीक है, दूसरों की दिल आजारी होती है, और इस्लाम उस दिल आजारी को पसंद नहीं करता। बाज मैंने इदारों में देखा कि वो एम्प्लॉयज़ ने मिलके एक सिस्टम कर लिया कि इतनी कमेटी सी डालते हैं जिसका नाम निकलेगा वो उम्रे पे चला जाएगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो वो समझता है कि हमने ये सारा हलाल पैसा डाला है, मगर वो जिसका नाम निकलता है वो छलांगे मार रहा होता है, जो बाकी 9, 10, 20 रह जाते हैं उनकी दिल आज़ारी होती है। तो इस्लाम इस तरह की फेक प्रपोजिशंस को कभी भी अलाउ नहीं करता। चूंकि हम इस्लामिक लॉ पे आप बात कर रहे हैं जो दीन फितरत है, अच्छा पहले तो जो मैंने कहा था कंपैटिबल कैसे होगा, जैसे IMF का लोन उसमें भी तो मार्कअप है ना, डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं उर्फे आम में, जब हमने सूद की अदायगी में इतने अरब डॉलर दिए, वो कैसे होगा? वो तो या अगर सूद हराम होता है तो हम उनके पैसे पी जाएंगे बाद के नहीं, असल में यही एक ऐसा हम कहेंगे हमारा तो इस्लाम अलाउ नहीं करता। हाँ, ये ऐसा स्पाइडर वेब है जिसमें हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। इससे निकलने के लिए तो फिर कोई इनकलाब चाहिए। वो किस तरह? वो एक इनकलाब देखे ना, जब तक आप बानी वाला इनकलाब तितर और बटेर को आप जब तक जोड़े रखेंगे, जी हाँ, तितर और बटेर को, वो है, कभी भी एक शनाख्त नहीं बनेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है ना रेवोल्यूशंस वो बड़ी ज़रूरी हैं, जो कि अभी मुमकिन नहीं आता, मुस्तकबिल करीब में भी नहीं नजर आता, बईर में भी नहीं नजर ये आता। तो मुझे आपने वो बात याद करा दी कि मेरे साथ एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे थे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ना एक वो शरीयत कोई लॉ भी पास किया था इसी जमाने में, 91 के 92 की बात। तो गवर्नर हाउस में 15वीं तरमीम, जी वही, गवर्नर हाउस में मौजूद थे, तो मेरे साथ वो बैठे थे। मैं कही यार वो ਅਸੀਂ ਤੇ बड़े दुनियादार बंदे हैं, तो शरीयत इन्फोर्स हो गई है, की करांगे? कहता यार छट पना, मुनाफकत बड़ी है साडी। जी ऐसे ही उसका मतलब कि मुनाफकत इतनी है कि इम्प्लीमेंट होना ही नहीं है, इम्प्लीमेंट, और वो हुआ भी नहीं। तो ये यानी उस वक्त वो बड़े फखरिया तौर पे, और आप बल्कि हैरान होंगे कि उन दिनों, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मौलाना साहब की पार्टी के एक पंजाब के सदर जो थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया था नवाज शरीफ साहब को। तो अगले रोज मेरी शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग थी उनके घर में, तो जब मैं अंदर गया तो उनके पंजाब के सदर अंदर से मुझे देख के उनका रंग उड़ गया कि यार ये सीनियर जर्नलिस्ट मेरे सामने आमने आ गया। तो फिर उनके फोन पे फोन आने शुरू हो गए कि भाई इस मुलाकात पे कोई खबर ना दे दे। तो बहरहाल ये इंसान के अंदर कई चीजें होती हैं, पता नहीं कई कमियां भी होती हैं, मैं कोई किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा। तो इसमें आप ओवरऑल समझते हैं कि बहरहाल इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, आप ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे नज़दीक जो डेमोक्रेसी है वो ऑलवेज उसमें पार्लियामेंट की सुप्रामेसी है, ठीक है, वही चीज़ें प्रिवेल करेगा। सुप्रामेसी इसलिए है कि वो अकाउंटेबिलिटी में आता है, हाँ ठीक है, और किसी भी इदारे को ऐसी अनगाइडेड पावर दे देना वो अनगाइडेड मिसाइल के बराबर है, ठीक है। तो उसको जहां आप चेक एंड बैलेंस में लाएंगे, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी वहीं बनेगी जहां पर चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, मैंने एक दफा कॉलम लिख दिया था, हो सकता है आई वाज मिसलेड एट दैट टाइम, मैंने अंग्रेजी अखबार में एक शाया किया जिसमें मैंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एक बेहतरीन कंसेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ ये इस तरीके से एक्सरसाइज हुआ है कि चंद इदारे मुंह जोर हो गए, एक या दो, और तीसरे इदारे को वो बिल्कुल ही खा गए, पार्लियामेंट को। जी उन्होंने ये समझा कि जी हम तो चूंकि किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, तो लिहाजा हमारी काउंट में मैं एक अहदेदार हूँ किसी एक अदालती अहदेदारी से, तो मेरे अकाउंटेबिलिटी मेरे पीर्स करें, मेरे साथी, या मेरा एक स्टेप सीनियर करे, या मेरा कोई जूनियर कॉलेज, या मेरी, तो मैं उसमें समझूंगा कि मैं उसमें आई विल वॉक फ्री। जी वो एक्चुअल वो मैं कहूंगा कि यार मेरी तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, मेरा तो अपना दावा करेगा
या तो कोई एक्सट्रेनियस अकाउंटेबिलिटी हो। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा कंसेप्ट बेटर है फिर? देखिए, यानी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए फिर? अब आ गई है इसमें? इसमें आ गई है। नहीं, वो तो सिर्फ अपॉइंटमेंट की हद तक आई है। नहीं, अपॉइंटमेंट की हद तक परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन तो होगी ना जब चीफ जस्टिस तैनात होंगे। हाँ जी। आगे पीछे नहीं आई ना? नहीं, उसमें ये एक लाजमी बात है कि लेकिन एक तसव्वुर तो आ गया चेंज करने के के लिए, वॉच। हाँ जी, हाँ जी, एक किसी चीज को चेंज करने के लिए अब क्या चल रहा था कि जिसकी टर्न आ जाती है, जी जी, मियां नवाज शरीफ ने पिछली बार में कहा था आई विल गो टू द बुक, ठीक है, ठीक है। हाँ। तो वो फिर जब जिसकी टर्न आ जाती है उसको ये पता होता है कि अब तो मैंने आ जाना है और मैं जो चाहूंगा मैं करूंगा। अच्छा जी, 30 सेकंड में कोई मतलब कर दीजिए प्लीज। मैं ओवरऑल ये कहूंगा जी कि ये पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेसी में बेस्ट स्टेप हुआ। अच्छा, और उसके बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आया था उसकी कुछ स्पिरिट बहाल हुई है, कुछ, ठीक है, मुकम्मल चले ये भी कुछ अच्छा, बेटरमेंट आई है। वो होप्स हो कि जब ये आ गई है तो आगे भी आएगी। चलेंगे। इसमें मैं चीफ जस्टिस साहब को बहुत थैंक यू करूंगा कि चूंकि अपने इख्तियारात को कम करना या किसी दूसरे के अकाउंटेबल होना बड़ी जुर्रत का काम है और वो काबिल सताइश भी है, काबिल तारीफ। बहुत शुक्रिया जनाब राणा नदीम साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जनाब। बातचीत यही हुई कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का एक अच्छा आगाज है और एक मरतबा फिर 1973 के आइन की कुछ बहाली इसमें देखने को मिली है, तो ये बड़ी पूरी उम्मीद बात है। और चीफ जस्टिस साहब जो मौजूद हैं उनका अपने इख्तियारात को यानी तकसीम करना या शेयर करना दूसरों से या कम करने का सोचना, ये भी एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि मिसाल है। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।